22 अक्टूबर 1764 बक्सर की लड़ाई का दिन। भारत के इतिहास का वो दिन, वो काला अध्याय जिसने आने वाले लगभग 200 साल में भारत के इतिहास की दिशा एवं दशा दोनों को बदल दिया। लेकिन क्या बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने सोच समझ के लड़ी थी या उनके पूर्व की रणनीति का परिणाम था? दोस्तों याद करिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का दिन। फिर उसके बाद 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764 और 1 नवंबर 1858। यानी कि अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझें तो अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, वहां की महारानी ने जब उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, तो उसी दिन यह तय हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं है, व्यापार यानी कहें ट्रेडिंग कंपनी का चोला पहन के जाएगी ये कंपनी, लेकिन इसके निहित उद्देश्य कुछ और हैं और उसके परिणाम धीरे धीरे भारत में दिखने लगे थे। परिणाम यह हुआ, जब कंपनी आई तो पहले फैक्ट्रियां स्थापित करती है, फिर उन फैक्ट्रियों की किलेबंदी करती है। फोर्ट विलियम के किलेबंदी का मुद्दा इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसके बाद कंपनी ने दो दो हाथ करने का सोचा तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई 23 जून 1757 को। जब ये लड़ाई भारत मतलब कहें बंगाल का नवाब हार गया, तो उसके बाद अंग्रेजों को लग गया था कि अब वो युद्ध भूमि, वो मैदान, वो सब तैयार हो गया है जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गई थी। और उसी का परिणाम था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर का युद्ध किसी एक कहें भले ही एक दिन लड़ा गया था, लेकिन वो ना कई सालों की रणनीति का परिणाम था। परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी कि उन्हें यानी कि अंग्रेजों को लग गया था कि अब युद्ध कर यहाँ पे शासन स्थापित करने का समय आ गया है। प्लासी की लड़ाई ने जहां इन्होंने कठपुतली सरकार बनाया, लेकिन बक्सर की लड़ाई के ठीक 1 साल बाद अब इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से। आज की इस वीडियो में हम बक्सर की लड़ाई पे कंप्लीट चर्चा करेंगे, इसके कारण, परिणाम एवं महत्व को भी जानेंगे। साथ में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप में से कई ऐसे दर्शक हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बहुत अच्छे से आपके सामने और नए नए फैक्ट लेके आऊंगा और चीजों को समझाऊंगा। मैं पूरा मॉडर्न इंडिया का जो लेक्चर चला रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेगा, कंप्लीट शुरू से लेके लास्ट तक, एटलीस्ट 1991 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बक्सर की लड़ाई के पहले आपको पता है मीर कासिम कौन था, मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला कौन था? तो दरअसल सिराजुद्दौला से विश्वासघात कर मीर जाफर शासक बना था, बंगाल का नवाब बना था। उसके बाद जब मीर जाफर से नहीं संभला गया अंग्रेजों का कहें कि सियापा, तो उसने फिर मीर कासिम को बनाया गया बंगाल का नवाब। मीर कासिम इन दोनों में कहें मीर जाफर और सिराजुद्दौला में सबसे योग्य व्यक्ति था शासन करने के लिए। मैं पिछले वीडियो में भी कहा हूं, अंधों में कान्हा राजा था, लेकिन उनसे योग्य था। मीर कासिम ने जब आंतरिक सुधार किए, सैन्य प्रशासनिक आर्थिक सुधार किए, तो उसने पाया कि अंग्रेजों का दखल बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों ने जो मीर कासिम से समझौता किया था कि आंतरिक मामलों में यानी कि नवाब के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन जब बिहार के उप सूबेदार राम नारायण का मुद्दा आता है तो ये दखल अंदाजी खुल के दिखने लगती है। अंत में नवाब ने अपनी क्षमता को भी प्रदर्शित किया और उसको हरा के मार भी डाला। फिर पटना में जो इनका गवर्नर था, एक तरह से कहें लोकल एलिस नाम का, उसने भी विरोध जताया, पटना में भी इनकी झड़प हुई। कुल मिला के उसके बाद अंग्रेजों से इनकी झड़प शुरू हो गई थी मीर कासिम की, और 3 अलग अलग लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, कारवां, गिरिया, उधनौला। कुछ और भी छोटे छोटे लड़ाइयां हैं, इनका मैं जिक्र करूंगा पीटी वाले फैक्ट्स में। तो उधनौला के बाद मीर कासिम एक तरह से कहें थक जाता है, हार जाता है, उसको लग जाता है कि अब वो इनसे प्रत्यक्ष लड़ाई में नहीं जीत पाएगा, तो वो भाग के जाता है। कुछ हजार सैनिक, कहा जाता है कि 5-6 हजार सैनिक लेके और सारा खजाना लेके भाग के जाता है अवध के नवाब के पास। उसके शरण में चला जाता है और कहता है कि नवाब साहब, अब आप ही का शरण मुझे चाहिए और आप ही हमारे कर्ता धर्ता होंगे, आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। अवध का नवाब और उधर मुगल नवाब कहें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये दोनों कुछ इधर इस वाले पूर्वी इलाके में दिलचस्पी रख रहे थे। इनकी सीमा भी अंग्रेजों से टकराती थी। इन्हें अंग्रेजों ने जो किया था प्लासी के बाद,
इनके पास सारी सूचना थी। अवध का नवाब बोलता है मीर कासिम को, ठीक है भाई साहब आप बैठो, बात करते हैं। फिर मीर कासिम आगे आने वाले समय में एक समझौता यानी कि संधि का प्रस्ताव रखता है कि हम एक गठबंधन बनाते हैं, उसका नाम है था सैन्य गठबंधन। 3 लोगों का गठबंधन बनता है, उसमें मुगल सम्राट से भी बातचीत होती है। और उस सैन्य गठबंधन के बाद इन लोगों ने सोचा कि अब अंग्रेजों से दो दो हाथ कर लिया जाए। उसके बाद लड़ाई होती है बक्सर की। बक्सर की लड़ाई डेट है 22 अक्टूबर 1764। इस डेट को जब बक्सर की लड़ाई हुई तो परिणाम आपके सामने है। मैं अभी बता रहा हूं, परिणाम एक ही होना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और उसके बाद फिर 1 नवंबर 1858 को महारानी का उद्घोषणा, जो कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिसने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा, पहले कंपनी शासन करी और उसके बाद ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हो गई 1 नवंबर 1858 को। तो ये था दोस्तों एक पूरी क्रोनोलॉजी। आइए बक्सर की लड़ाई को समझते हैं। सबसे पहले बक्सर की लड़ाई में 3 अलग अलग यहाँ पे कहें कि जो भारत की ओर से एक तरह से कहें जो स्थानीय लोग थे मुगल नवाब, तो 3 अलग अलग एंटिटी कहें या फिर 3 अलग अलग व्यक्ति कहें, इनके नेतृत्व में सेनाएं थी। पहला था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दूसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा था बंगाल का एक्स नवाब मीर कासिम। एक्स इसलिए कह रहा हूं कि जब मीर कासिम ने उद्दौला वगैरह का लड़ाई लड़ी थी इसने, तो अंग्रेजों ने लगा कि ये अब हमारे लिए नहीं है, हमारे काबिल नहीं है, हमारे योग्य नहीं है, हमारे बंगाल का नवाब बनने योग्य नहीं है। तो जिस मिर्जाफर को उन्होंने 15,000 पेंशन पे उसी की हवेली में बंद कर रखा था, उसको बोला कि चलो आ जाओ, अब तुम्हारा फिर से नवाब बनने का टाइम आ गया है। तो मिर्जाफर को दोबारा नवाब बनाया जाता है 1763 में, और वो 1.5-2 साल तक नवाब रहता है। फिर उसके बाद उसका बेटा वो बनता है नवाब। तो कुल मिला के 1765 में जब अंग्रेजों ने औपचारिक कर लिया, सत्ता पे औपचारिक नियंत्रण कर लिया, तो फिर बंगाल के नवाब की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही जब उन्होंने पूरे भारत में नियंत्रण कर लिया तो मुगल सम्राट की जरूरत नहीं पड़ी और भेज दिया गया मुगल सम्राट को रंगून। तो इसमें 3 लोगों का जो गठबंधन था, त्रिपक्षीय गठबंधन, तो मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को वापस लाया गया था। और मीर जाफर से क्या क्या संधि कराई गई, ये मैं पिटी वाले फैक्ट में वापस आऊंगा कि जो वहां पे उसने इनकार किया था पहले, जिसके कारण मीर कासिम बनाया गया, तो वो चीज वहां जिक्र कर लेंगे। तो 3 लोगों की एक तरह से त्रिगुट था ये गठबंधन। ये पूरी तरह से सैन्य अलायंस है एक तरह से शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम का। इनके पास टोटल सैनिक जो थे वो थे 40 से 50,000। एग्जैक्ट आंकड़ा दोस्तों इसका ढूंढना मुश्किल रहता है। कारण ये है कि जब बात हुई कि सैन्य गठबंधन बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति था मुगल सम्राट। इसको लग रहा था कि एक तो ये बंगाल वाले, अवध वाले सब तो हमारे अधीन ही थे, ये फुदक रहे ज्यादा, तो वो अपना शो ऑफ करना चाहता था। शो ऑफ करने के चक्कर में उसने बताया कि हमारे पास बहुत सैनिक है। तो बोला कि ठीक है, आप अपनी सारी सैनिक को लेके आइए जो आपके पास इधर वाले इलाके में है। ऐसे ही फुदकने वाले एक और भाई साहब थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के साथ भी यही इशू था, दोनों के पास ना दिखावे की बात ज्यादा थी। तो इन्होंने जो अपने सैनिक इकट्ठा किए 6-7 हजार इसके पास था, बाकी इन लोगों ने इकट्ठा किया। उसमें से कहा यह जाता है कि दोनों ने कमोबेश, खासकर शाह आलम द्वितीय ने, जो स्थानीय नाई थे, धोबी थे, लोकल जो किसान थे, छोटे छोटे जो जागीर वाले थे, जमींदार वाले थे, जिनके पास सैन्य कुशलता का कोई ज्ञान नहीं था, कभी वो युद्ध नहीं लड़े थे, कभी वो लाठी नहीं भी चलाए होंगे, उनको सेना में भर्ती कर लिया अस्थायी तौर पे। जो कहे कि पूरी तैयारी जो सेना की होती है वो नहीं थी। कोई इनके पास सेना का जो कमांडर अलग अलग बनाते हैं वो पूरी तैयारी नहीं थी। ये बस सेना उठाए, यानी कि आदमी उठाए कहें और चल दिए। 40,000 लोग थे, इनमें से मुश्किल से 8-10 हजार इनके पास थोड़े बहुत प्रशिक्षण वाले सैनिक थे। हथियार गोला बारूद की बात करें तो अंग्रेजों के सामने इनका कोई बहुत ज्यादा औकात था नहीं। बहुत ज्यादा हथियार भी इनके पास नहीं था और बहुत ज्यादा औकात भी नहीं थी इनकी। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जब मीर कासिम भागा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। प्लासी की लड़ाई में जो हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमें एक अच्छे लीडर की भी जरूरत है। क्लाइव था अच्छा लीडर, लेकिन वो चला गया था वापस इंग्लैंड। तो लीडर तो मैं नहीं कहता हूं, मैं बार बार आपको बोला भी था कि ये लोग हाईली ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। वहां के मिलिट्री में नहीं थे, लेकिन मिलिट्री वाले ट्रेनिंग लेके आते हैं।
कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता? बात करते हैं सबसे पहले मेजर, ध्यान रखिएगा, कर्नल मेजर आज सुनते होंगे ना आप, लेफ्टिनेंट, ये सब चला आ रहा है उसी जमाने से। हमारे मिलिट्री में दोस्तों आज भी कहें कि उनकी जो मानसिकता है ना पूरी तरह से उसको बदल के औपनिवेशिक से भारतीय कर दिया गया है मिलिट्री वाले में। लेकिन आज भी पुलिस व्यवस्था में इनकी मानसिकता नहीं बदल रही। आज भी दरोगा साहब होते हैं, वो आते हैं तो वो चाहते हैं दरोगा साहब की हमारा स्वागत सत्कार किया जाए, हम आ गए, हम पधार लिए हैं। कभी सुने होंगे मिलिट्री का कर्नल मेजर आपके पास आसपास आया हो और वो आपसे बहुत ज्यादा स्वागत की अपेक्षा करता हो? नहीं, वो सिर्फ रेस्पेक्ट चाहता है कि जो देश की सेना जो पूरा अपना जीवन लगा के 24 घंटा हमारी रक्षा करती है, वो बस वो चाहते हैं वो लोग, और कुछ नहीं। वो आपसे हमसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। वो बस कहते हैं कि आपके प्रति सेना के मन में जो सम्मान होना चाहिए वो दिखना भी चाहिए। खैर छोड़िए, वो किसी और दिन दरोगा साहब वाली कहानी बात करूंगा। मेजर हेक्टर मुनरो का मतलब यह है कि ये बंदा हेक्टर मुनरो बहुत ही हाईली ट्रेंड ऑफिसर था, मिलिट्री ऑफिसर। इसके बारे में ये कहा जाता है ये इतना कुख्यात था अपने डॉट 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 के लिए कि ये किसी पे भी रहम नहीं खाता था। किसी का मतलब कौन था यहाँ पे? लोकल छोटे छोटे जमींदार थे, नवाब थे, और कौन था? स्थानीय कुछ व्यापारी हुआ करते थे। आम आदमी को तो ये लोग बहुत ज्यादा तो उस वक्त तो परेशान करना नहीं एटलीस्ट शुरू किए थे। बाद में जब आर्थिक इनके हित जब टकराव होने लगे तब इन्होंने किया, खासकर जमींदारी व्यवस्था के बाद। लेकिन शुरू में इनका टकराव था स्थानीय नवाबों से, स्थानीय लोकल जो भी लीडर्स थे उनसे। और ये हेक्टर मुनरो ने बहुत बुरी तरह से उनको हर फील्ड में मात दिया था। कहा जाता है कि हेक्टर मुनरो के नाम से जो भी लोकल वहां के थे बंगाल के ना कांपते थे। जो स्थानीय थोड़े बहुत शक्तिशाली लोग थे वो सब, कभी वो जगत से उनसे का बात छोड़िए, वो गए पुराने हो गए थे। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, यानी कि जो हाईली ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर था उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी। लगभग 7,000 सेना की बात की जाती है। बीएल ग्रोवर की पुस्तक में 7,027 दिया हुआ है, तो मान के चलिए आपके लगभग 7,000 ये सेना थी। लेकिन इन्होंने तैयार किया था अपनी सेना को। जब सेना का जब पूरी तरह से नियोजन होता है, प्लानिंग कहते हैं, जब युद्ध के लिए आप प्लानिंग करते हैं तो सेना की कई टुकड़ियां बांटते हैं, कई सैन्य कमांडर बनाते हैं। अग्रिम टुकड़ी होती है, मध्य वाली होती है, फिर पिछली टुकड़ी होती है। ये सब इनका पूरा प्लानिंग था। इस बार ये आर या पार करने की लड़ाई में आए थे। इनके पास कोई प्लान बी नहीं था। प्लान ए था कि हमें लड़ना है या मरना है, या तो हम जीत के आएंगे या हार जाएंगे या मर के आएंगे। इनका बस एक ही उद्देश्य था कि जीतना है। अब मेन जो था, हारने का तो खैर प्लान रहता है, कोई प्लान तो बनाता नहीं हारने का, जीतने का प्लान था। और ये पूरी तैयारी के साथ गए थे। सेना को इस तरीके से डिवाइड कर रखे थे, हर व्यक्ति के पास हथियार था। जो तोप चलाने में सक्षम था उसके लिए अलग कमांडर था, बंदूकधारियों का अलग कमांडर था, घुड़सवारों का अलग था, पैदल वालों का अलग सैनिक कमांडर था। तो कुल मिलाकर नेतृत्व कर रहा था कुख्यात हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो। मैं केवल मेजर हटा देंगे ना तो ये कहानी अधूरी हो जाएगी इसकी। तो जब युद्ध के मैदान में दोनों सेना भिड़े तो 50,000 और 7,000 के मुकाबले 40-50,000 और 7,000 थोड़ी सी युद्ध हुई। यहाँ पे जैसे प्लासी में विश्वासघात हुआ था, यहाँ पूरी तरह से विश्वासघात नहीं हुआ था। यहाँ पे सैन्य कौशल के दम पे अंग्रेजों ने लड़ाई जीती थी। ध्यान रखिएगा, प्लासी की लड़ाई जीतने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था उनका सैन्य कुशलता, सैन्य क्षमता का उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया था अपने पूरे सैन्य क्षमता का। तो लड़ाई लड़ी गई, उधर से भी 5-6 हजार लोग मरे, कुछ 900,000 लोग, 900 या 1,000 की संख्या में इधर से भी मरे। लेकिन जब अंग्रेज कहते हैं ना मैदान में जब इनकी ओर से गोली चल रही थी तो जितने भी वो सब सैनिक जो तात्कालिक तौर पे भर्ती हुए थे, खासकर नाई धोबी या फिर कहें जो भी, तो वो जो सैनिक नहीं थे बेसिकली वो फिर भाग खड़े हुए। शाह आलम द्वितीय सबसे पहले डरने वाला व्यक्ति था पूरे सिनारियों में इन तीनों में से। ये जो बंदा जो अपने आप को मुगल सम्राट का टोपा पहने हुआ था, सब पहला डरपोक यही निकला। कहा जाता है कि भाग के गया अंग्रेजों के पास संधि करने के लिए कि भाई साहब हमें बचा लो, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये मीर कासिम ही आया था, हमें उकसाया था। तो जब आप युद्ध लड़ते हैं और आपस में ही एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो उसका नतीजा तो निकलना था। जब इनकी गोलियां चलने लगी तो वाकई में उनके सारे सैनिक तितर बितर हो गए और उसके बाद स्थिति ऐसी आती है कि तुरंत परिणाम निकलता है और तीनों सरेंडर करते हैं, कुछ भागते हैं। और उनके साथ क्या होता है ये मैं पीटी वाले फैक्ट में जिक्र करूंगा। अभी बात करते हैं युद्ध पे। जब ये युद्ध हार गए तो तीनों का अलग अलग है कि इन्होंने सरेंडर किया है अलग अलग समय पे अंग्रेजों के साथ, और ये लोग जीत जाने के बाद फिर सबसे पहली संधि करते हैं शाह आलम से। और शाह आलम जो है फिर उसके बाद सुजाउद्दौला से। मीर कासिम का रोल तो था नहीं,
मीर कासिम का ना तो कुछ न बंगाल था, ना उसके पास अवध था, ना मुगल सम्राट का तमगा था। एक्स नवाब का क्या रोल होता है, जो सैनिक थे थोड़े बहुत मारे गए थे। तो ये थी पूरी कहानी, और उसके बाद युद्ध ये लोग हार जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक फैक्ट पे कि इसमें भी, इस युद्ध में भी कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था। जैसे मैंने बताया कि शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से मिलने की कोशिश करी थी, उनसे समझौता करने की कोशिश करी थी। असद खां, साहूमल और जैनुल अबिदीन, ये तीन व्यक्ति नाम आते हैं। साहूमल बेसिकली रोहतास का सूबेदार था। ये तीनों जो है अवध के सेना में थे। जो सुजाउद्दौला की सेना थी अवध की, उसके तीनों पार्ट थे, अलग अलग सैन्य कमांडर टाइप के। असद खां, साहूमल जो कि रोहतास का सूबेदार था, और जैनुल अबिदीन, ये तीनों ने जाके अंग्रेजों से गुप्त तरीके से संधि कर ली थी। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सैन्य कुशलता, कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन सैन्य कुशलता तो थी मेजर हेक्टर मुनरो की। इन्होंने विश्वासघात किया था थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा इनका फर्क नहीं था। ये वैसे नहीं थे कि यदि मीर जाफर ने विश्वासघात नहीं किया होता, यदि राय दुर्लभ विश्वासघाती नहीं होता, यदि ये दोनों विश्वासघाती हैं, तो प्लासी के युद्ध का परिणाम कुछ और होता। यहाँ पे ये तीनों विश्वासघाती नहीं भी होते ना, तो घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ना था अंग्रेजों का, खासकर मेजर हेक्टर मुनरो का। इसने आया था युद्ध जीतने के लिए, लड़ने या मरने के लिए, और लड़ा और युद्ध जीत के निकला। तो ये था इस पूरे युद्ध की कहानी, बक्सर के युद्ध की कहानी। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का जो मेन मकसद था वो अब पूरा होने लगा था। शीघ्र ही इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ली। अलीगढ़ जो इलाहाबाद की संधि होती है, और ये धीरे धीरे भारत में ऐसे फैलते गए। अब बारी थी बाकियों की, चाहे वो पंजाब में रंजीत सिंह जी हो, या मराठे हो, या कोई भी हो। अब बारी इन रीजनल पावर्स की थी। बंगाल की उर्वर भूमि पे जो मैं कहता हूँ कब्जा करने का था, वो यहां से मिल गया इनको। अब ये औपचारिक नवाब बनने की बस देरी थी बंगाल की, वो इन्होंने 1765 में कर भी लिया। और फिर आगे का सिलसिला होता है इनके विस्तार का। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी बक्सर के लड़ाई की। अब आते हैं बक्सर के लड़ाई के कारण, परिणाम और महत्व के बारे में। क्योंकि आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो ये तो एक ओवरऑल बक्सर की लड़ाई का एक लेक्चर हो गया। अब कारण, परिणाम और महत्व के बारे में जान लेते हैं। मैं कहूंगा आप इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पीडीएफ जब मैं अवेलेबल कराऊंगा तो उस वक्त आपको पीडीएफ इनका दूंगा, ठीक है। अभी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। बीच में मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बहुत उत्साहवर्धन होगा मेरा, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। कारण आप नोट करिए, मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूँ। कारण ये था, पहला कहा जाता है बक्सर की लड़ाई का, कि मीर कासिम ना बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नवाब बनने का सपना था ही उसका, और नवाब बना भी था। तो उसका था कि मैं संप्रभु शासक कहलाऊं, अंग्रेज जो है ये एक दूसरे, मतलब हमारे मातहत काम करें। तो ये एक बड़ा कारण था अंग्रेजों से इसका टकराव का। दस्तक का मुद्दा, जिसके दुरुपयोग को उसने रोकने की कोशिश करी, और उसके बाद अंग्रेजों ने, मीर कासिम ने बाकियों को भी मुक्त कर दिया व्यापार, दस्तक वाले जैसे कर से। तो ये एक बड़ा कारण था इसमें। और जो राम नारायण थे बिहार के उप सूबेदार, उसको जब मारा इसने, तो अंग्रेजों ने सीधे सीधे लगा कि अब इससे लड़ने का समय आ गया। फिर छोटी छोटी जो लड़ाई हुई तीनों, वो जिक्र कर लेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि मीर जाफर की महत्वाकांक्षा और संप्रभु वास्तविक शासन, बंगाल का नवाब बनने का उसका सपना, वो अभी कठपुतली नहीं बनना चाहता था। दूसरा कारण है कि मीर कासिम और अंग्रेजों ने के बीच जो संधि हुई थी मीर कासिम को गद्दी पर बैठाने के पहले, तो मीर कासिम चाहता था अंग्रेज उसका अक्षरशः पालन करें, तो वो पालन नहीं करते थे। वो ये एक और कारण था। अब मुगल, आपको दिखा दें बक्सर की लड़ाई के कारण में, जो ये दोनों आए थे, ये दोनों अवध का नवाब और मुगल सम्राट, तो बेसिकली अंग्रेज जो थे ये अपना विस्तार करने में लगे हुए थे। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल वाले इलाके में इनका व्यापारिक जो हित था वो पूरा होने लगा था। अब ये उससे थोड़ा आगे बनारस, इलाहाबाद वाले इलाके में, या फिर कहें बिहार के पश्चिमी इलाकों में इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया था। तो जो वहां के स्थानीय नवाब थे, खासकर ये दोनों, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इनको लग गया था कि अब अंग्रेज, अब हमारी बारी है, तो इनसे निपट लेना ही ज्यादा बेहतर है। तो बेटर, जब इनको लगा कि बेटर है, तो जैसे ही मीर कासिम आता है, इन्होंने हाँ कर दिया था। सोचिए इतनी बड़ी दोनों शक्ति थे, अचानक हाँ नहीं क्यों होंगे ना। इन्होंने काफी अपना भी मैपिंग किया हुआ इनका, क्या है ये, क्या उद्देश्य है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी नहीं संभले तो हम, हो सकता है बाद में हमारी बारी आए। तो उनकी बारी आनी थी बाद में, उससे पहले ही वो लोग निपट लिए।
अब एक और था कि मीर कासिम ने सैन्य सुधार किया था अपने शासन के दौरान। तो कहा जाता है कि जब वो सैन्य सुधार किया था तो अंग्रेजों को बहुत चुभा था उसका सैन्य सुधार। खासकर ये भी कुछ इतिहासकारों ने यहाँ तक लिखा है कि उसने कुछ अंग्रेजों को अपने सेना में शामिल भी किया था। सोचिए, कभी ये भारतीयों को शामिल करते थे, उसने कुछ अंग्रेजों को भी लिया था। आर्मेनियाई वाला तो मैंने लिखाया ही था, तो वो ध्यान रखिएगा। पॉइंट वाइज अगर आपको बताएं कि कौन कौन से कारण थे, तो पहला तो ये था, जब प्लासी हो गया था, ये 23 जून 1753, बक्सर का युद्ध तो होना तय था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया था तो बक्सर का युद्ध होना तो तय था, है ना। तो ये सब कारण तो आप लिख लीजिएगा पहले वाले में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ही था और वो प्लासी के बाद तय था कि बक्सर की लड़ाई लड़ना। दूसरा, मीर कासिम की जो सैन्य, आर्थिक, प्रशासनिक जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी और उसने जो सुधार किए इन सब में, वो मीर कासिम की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा प्लस सैन्य, आर्थिक, प्रशासनिक सुधार, ये एक कारण बना। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्यवादी प्रकृति थी, नेचर था उसका, वो निकल के सामने आया और जो उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया वो भी एक रीजन था इनके लड़ाई का। त्रिपक्षीय गठबंधन नहीं हुआ होता तो शायद में बक्सर की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, अंग्रेज ऐसे ही अपना विस्तार कर सकते थे। तो त्रिपक्षीय गठबंधन भी एक इसका रीजन है। अंग्रेजों का आर्थिक हित, थोड़ा बहुत पॉइंट उसमें भी लिख दीजिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का चरित्र, यानी कि नेचर, ईस्ट इंडिया कंपनी का चरित्र ही था ऐसा कि वो प्लासी, बक्सर, कुछ ना कुछ तो भाई, प्लासी की जगह प्लासी ना होके कोई और लड़ाई लड़ी जाती किसी और दिन, बक्सर, ये तो बस संजोग का होनी था कि इसी दिन यही लड़ाई लड़ी है, आए ही थे उस वजह से। तो ये सब कारण अंग्रेजों की जो व्यापारिक प्रकृति के साथ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो लिख दिएगा आप। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे, परिणाम पे, कि क्या क्या परिणाम हुआ। परिणाम से आप लोग मोटा मोटी वाकिफ ही होंगे। पहला तो यही होता है कि भारत के इतिहास में गुलामी की जो दास्ता की शुरुआत थी, वो औपचारिक शुरुआत यहाँ से हो गई। प्लासी की लड़ाई में एक तरह से कहें दरवाजा खटखटाया गया था, घर में घुसे नहीं थे वो। बक्सर की लड़ाई के बाद वो घर में घुस गए थे। यही है कि काले अध्याय का जो शुरुआत है वो हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनका जो पूरा नियंत्रण था एक तरह से अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। राजनीतिक नियंत्रण भी हो गया, पहले आर्थिक नियंत्रण लिया, फिर राजनीतिक कर लिया। तो ये एक परिणाम करेंगे। कंपनी जब लड़ाई लड़ी थी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, तो कहा जाता है कि जो मेजर साहब थे ये, इन्होंने ऐसा दहशत मचाया उसके बाद भी कि जो बाकी के भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो बाकी के लोकल जो कहें शासक थे, उनके मन में खौफ पैदा हो गया। कुल मिला के अंग्रेजों के फैलाव से, बक्सर के युद्ध से, मेजर हेक्टर मुनरो के डर से अंग्रेजों की सैन्य प्रतिष्ठा में इतनी वृद्धि हुई कि कई भारत के अलग अलग नवाब बिना लड़े ही घुटने टेकते चले गए। खासकर आप जब डलहौजी की हड़प की नीति पढ़ेंगे, अब देखेंगे कि कैसे उसमें बिना युद्ध के ही काम उनका चलता गया। इसके बाद परिणाम में आप दो और लिखिएगा, ये मैं प्रीलिम्स वाले फैक्ट में लिखाऊंगा। इलाहाबाद की दो संधियां होती है, इलाहाबाद की संधि 1, संधि 2। एक होता है, पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ, दूसरी संधि होती है सरजौला के साथ। तो ये वाला परिणाम में ये होता है कि दो अलग अलग संधियां की गई, उन संधियों के प्रोविजंस को आप लिख दीजिएगा। पिट्टी वाले फैक्ट में इसको जिक्र कर दूंगा, क्योंकि अभी फिर टाइम लग जाएगा। अब अखिल भारतीय प्रसार का एक परिणाम, की जो अखिल भारतीय प्रसार का जो अंग्रेजों का सपना था, वो इस लड़ाई ने वो सपना पूरा कर दिया इनका। और एक अंत में इसमें परिणाम में यह है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है और भारत के आर्थिक दोहन का जो शुरुआत हुआ था प्लासी से, वो अब घनघोर अपनी स्थिति ले लेता है, पूरी तरह से औपचारिक बना दिए लोग उसमें। इसको अगर हम संक्षेप में करें तो आप बताइएगा कि राजनीतिक शक्ति के केंद्र में पूर्णतः परिवर्तन हो गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से व्यापारिक, सैन्य और आर्थिक कंपनी बन गई थी। मुगल साम्राज्य के पतन की औपचारिक शुरुआत परिणाम में ये भी लिख सकते हैं कि अब तक मुगल सम्राट के औपचारिक ये किसी से नहीं लड़े थे, अब इन्होंने लड़ा खुद ही शामिल हुए थे। तो अंग्रेजों को पता चला ये बंदा मुगल सम्राट जो है अब किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से कहें मुगल साम्राज्य के जो पतन की शुरुआत 1707 में हो गई थी, अब औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो 1 नवंबर 1858 को ये हो भी जाता है। तो औपचारिक शुरुआत यहीं से शुरू होती है। दीवानी और द्वैध शासन का मुद्दा लिख दीजिएगा, ये मैं द्वैध शासन वाला अलग क्लास लूंगा, उस पर देख लीजिएगा आप। एक जो परिणाम में है कि ये है कि अवध जो था, अवध वाला इलाका, अवध का नवाब सुजाउद्दौला अपने आप को जीवित रखने के लिए एक तरह से कहें ऐसा अंग्रेजों के सामने ऐसा झुका कि उसने अवध को बफर स्टेट बना दिया। बफर स्टेट ध्यान रखिएगा,
बफर स्टेट वो स्टेट होता है, मान लीजिए कोई इलाका है यहाँ से इधर इधर, आप अगर मान लीजिए मैंने अपना बफर स्टेट बना लिया, यानी अंग्रेजों ने अपना बफर स्टेट बना लिया, इधर बंगाल बिहार उड़ीसा में हो गया, और वाला इलाकों को बफर स्टेट, तो उधर से कोई भी शासक आता आक्रमण करने, खासकर मान लीजिए कोई अफगान आता है या कोई भी, तो उसको पहले अवध के नवाब से निपटना पड़ता, प्लस अवध का नवाब किसी और से सैन्य गठबंधन नहीं कर सकता था। तो ये एक बफर स्टेट के रूप में इसका हुआ। कुछ आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी हैं, वो कौन कौन से हैं? तो धन की निकासी ठीक ठाक हुई इस दौरान भी, करप्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। दरअसल जब अंग्रेजों को जब दीवानी मिली तो उन्होंने कई इलाकों में, बंगाल बिहार उड़ीसा के कई इलाकों में उन्होंने स्थानीय जमींदारों को या फिर इतना निकम्मा बना दिया कि हर जगह करप्शन फैलता गया। जो भी सिस्टम था मुगलों का या फिर कहें बंगाल के नवाब का, वो पूरा ध्वस्त करने के लिए इन्होंने पैसे का बहुत सहारा लिया, तो करप्शन फैला दिया हर जगह इन्होंने, और वो भी अपने बचने के लिए पैसा देते थे अंग्रेजों से। अब एक और है इसमें कि दीर्घकालिक परिणाम है इसका। इस लड़ाई का दीर्घकालिक परिणाम यही होता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की औपचारिक स्थापना हो गई 1 नवंबर 1858 को। तो ये था दोस्तों कोलाब परिणाम का। गरीबी, अकाल, भुखमरी, ये सब जो शुरुआत होती है वो बेसिकली बंगाल में जब द्वैध शासन शुरू होता है, तो उसके बाद आप देखेंगे तो भुखमरी और अकाल अचानक नहीं होता है। ये इन लोगों ने इतना लूट मचाया बंगाल में कि पहला अकाल इसी द्वैध शासन में पड़ा। तो मैं उस वाले द्वैध शासन वाले समय में जिक्र करूंगा इसका। और जो सबसे बड़ी चीज है कि बांटो और राज करो, इसकी जो औपचारिक नींव भी अब प्लासी के बाद यहां भी रखी जा चुकी थी, और उसके बाद अंत में परिणाम भारत का विभाजन भी होता है, वो तो अलग चीज है। परिणाम में मोटा मोटी आप लिख दीजिएगा, विभाजन वाला इसमें नहीं अभी डालिएगा। मेजर में आएगा तो कहीं मान लीजिए केवल परिणाम ही कह दे कि आपको 250 शब्द में लिखना है, तो आप इसमें पॉइंट में डालिएगा इसको। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये लड़ाई लड़ी गई थी बक्सर की, इस लड़ाई का क्या महत्व है, महत्व पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। ट्रेडिंग कंपनी के बाद उसके पास आर्थिक भी आए, मतलब कहें आर्थिक शक्ति भी बनी उसके पास, और सैन्य शक्ति पूरी तरह से तब्दील होती गई, है ना। तो उसके बाद कहें कि अगले 100 साल में जो नियंत्रण उन्होंने किया, तो अपने आप को एक सैन्य शक्ति के रूप में तब्दील कर दिया। अब पॉलिटिकल और मिलिट्री जो कहें इनके जो केंद्र था भारत में, वो धीरे धीरे अंग्रेज बनते गए। बाकी लोग सत्ता का केंद्र न रखे, अंग्रेज ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही सत्ता का केंद्र बनती गई। ब्रिटिश सुपरमेसी की स्थापना होती है बक्सर की लड़ाई के बाद। धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि अंत में सुपरमेसी जो शुरुआत होती है वो यहीं पे स्थापना हुई ब्रिटिश सुपरमेसी की। फिर दीवानी अधिकार मिला, तो और जब मैंने कहा भी कि जब इनसे संधि हुई शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद वाली प्रथम संधि, तो उससे मुगल साम्राज्य के औपचारिक पतन की शुरुआत होती है। यानी एक युग की औपचारिक पतन की शुरुआत यहाँ से होती है और दूसरे युग की शुरुआत होती है बक्सर से। कई लोग प्लासी को ही मानते हैं, तो आप यह भी पॉइंट ये भी डाल सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। भारत अंग्रेज प्रवासियों का एक बड़ा अड्डा बन गया। अंग्रेज प्रवासी मतलब यह है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, बहुत ज्यादा ये लोग अपना रिक्रूटमेंट करने लगे। बहुत सारे अंग्रेज आए। पहले तो ये खुद आते थे सेना सैन्य कमांडर, अब उनके घर से जो भी परिवार के सदस्य हुआ करते थे वो सब आने लगे। यानी कि सर भी आए और मैडम भी आई, बच्चे भी आए, ये स्थिति हो गई थी। ठीक है। और अंत में कहेंगे कि एक ही चीज था इसका महत्व कि अब बचा था 1 नवंबर 1858 की घोषणा, है ना। तो ये है दोस्तों पूरी कहानी बक्सर के लड़ाई की। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं चर्चा करूंगा बंगाल में द्वैध शासन की, यानी कि इसके ठीक बाद अलीनगर की संधि वाला फैक्ट मैं आपको प्रीलिम्स में लिखा दूंगा। फिर अभी द्वैध शासन के जिक्र करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समझने वाला चीज है। तो अगले लेक्चर में उस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।